नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। रोज एक नए विषय के साथ आपके सामने हम हाजिर होते हैं, आपको उस बेहतर तरीके से उस मामले में बेहतर कानूनी जानकारी देते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सकीय लापरवाही। चिकित्सकीय लापरवाही संबंधी क्या कानून है? अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप इलाज कराने कहीं जाते हैं, डॉक्टर की लापरवाही से आपको शारीरिक रूप से या किसी और तरीके से कोई नुकसान अगर हो जाता है, आपका केस जो है बिगड़ जाता है, तो उस वक्त क्या कानून कहता है? कानून आपके अधिकारों को कैसे सुरक्षित, कैसे संरक्षित करता है? और जो भी आरोपी व्यक्ति है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, कैसे कार्रवाई हो सकती है? अगर कॉम्पनसेशन आपको चाहिए, अगर मुआवजा भी आपको चाहिए, तो उसके आप कितने हकदार बनते हैं, कितना मुआवजा आपको मिलना चाहिए, कैसे आपको मुआवजा मिलना चाहिए? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। कानूनी सहायता के लिए आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल कीजिए, सीधे हम तक जुड़िए। और इसके अलावा भी अगर आप किसी और विषय पर कानूनी जानकारी चाहते हैं, कोई कानूनी सहायता चाहते हैं, तो निसंकोच होकर सीधे हमें कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री शरद सिंघानिया जी। आप एडवोकेट एंड रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में, साथ ही साथ झारखंड और मध्य प्रदेश में सरकारी वकील भी शरद जी हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जब मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सक की लापरवाही की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि चिकित्सक की लापरवाही को संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत किस तरीके से डिफाइन किया गया है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो डॉक्टर है उसके कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि वो अपने एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी उससे किस तरह की लापरवाही हो गई और नेग्लिजेंसी हो गई। मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा कि आज के वर्तमान परिस्थिति में हम सबको अपने अधिकार के बारे में तो मालूम है, लेकिन हमको अपने कर्तव्य के बारे में नहीं मालूम। चाहे वो एक आम नागरिक है, वो अपने अधिकार के बारे में हम सबको बताएगा, लेकिन उसका कर्तव्य क्या है, साथ साथ उसको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। एक परिवार में पुत्र को अपने अधिकार के जो जानकारी है, साथ साथ में उसको अपना कर्तव्य, उसी तरह एक विद्यार्थी को अपने अधिकार के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम में उसकी क्या ड्यूटी है। और आज हम जो बात कर रहे हैं प्रोफेशनल में, कि हर प्रोफेशनल को अपने अधिकार मालूम है, लेकिन उसके साथ साथ वो एट द टाइम ऑफ हिज परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, और उसी कर्तव्य में लापरवाही होने के कारण आज कानून में व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था को कानून देखभाल करता है। ठीक है। तो सर, अगर कानून के हिसाब से अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन को अगर एक बार नजर डाला जाए, तो किस तरीके से ये स्टैंड करती है कि किन परिस्थितियों में माना जाता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाता है? क्या सिर्फ अंग भंग की स्थिति में, या सिर्फ मृत्यु की स्थिति में, या उससे अगर कम भी कुछ होता है डॉक्टर की लापरवाही से, तो उसको भी इसके अंतर्गत रखा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ पे डॉक्टर की जो चिकित्सालय की प्रोसेस है उसमें अगर कोई डिफिशियंसी इन सर्विस है, कुछ काम करते समय डॉक्टर के और ट्रीटमेंट के समय कोई अगर लापरवाही हुई है, उसको हम मेडिकल नेग्लिजेंसी में मानते हैं। अब वो नेग्लिजेंसी कई तरह की हो सकती है, या तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग वर्क, या फिर उसके जो डायग्नोसिस है, उस डायग्नोसिस में कुछ इस तरह की गलत हो गया, तो उसका जो ट्रीटमेंट हुआ वो ट्रीटमेंट गलत चला गया। ये कई कारण है जिसमें डॉक्टर की नेग्लिजेंसी को हम इसमें एक्ट के तहत उसको लाया जाता है। जी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज की जो आपने बात कही है सर, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रथम दृष्टया हम कहाँ रिपोर्ट फाइल करें, कैसे अपनी शिकायत करें, कहाँ करें? देखिए, ऐसा होता है कि अगर इसमें दो तरह के है, एक है कंज्यूमर फोरम एक्ट। कंज्यूमर फोरम में 3 अलग अलग स्टेज बनाया गया है कि हम हमारा जो क्लेम, मॉनिटरी क्लेम जिसको सिविल लायबिलिटी कहते हैं, वो क्लेम हमारा कितना है। अगर वो 10 लाख से ऊपर है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो उसके लिए स्टेट फोरम, और अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए नेशनल कमीशन जो दिल्ली में है। यहाँ पर हम लोग कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई करेंगे, कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और वो कॉम्पनसेशन का जो कैलकुलेशन होगा, कोर्ट उसको सबसे पहले देखेगा कि आपका ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे है, किस आधार पे आपने कैलकुलेशन किया है। जैसे आपने कहा कि अगर अंग भंग है, या उसमें डेथ है, या इस तरह का कोई पार्ट्स उसका डैमेज हो गया जिससे वो लाइफ लॉन्ग अनएम्प्लॉयड हो गया, या वो घर का मेन मुखिया था, वो सेल्फ अर्निंग पर्सन था, वो उसका कोई डैमेज हो गया,
तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ेगा। ये सारे के सारे बिंदु को डिसाइड करके वो अपना कंपनसेशन। सर यहाँ पर दो चीज़ें आपसे मैं जानना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना अगर होती है या फिर कोई भी अगर मिसहैपनिंग होती है अपने इलाज के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण, तो ये तो आपने जो बताई ये चीज़ें कॉम्पनसेशन के लिए हुई, लेकिन जो आरोपी व्यक्ति है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके लिए प्रोसीजर क्या है? ऐसा है कि इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी आती है। अगर हम ये प्रूव कर सकें कि इसमें मेंशरिया है या इंटेंशन है कि कुछ गलत काम करने का, तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी में आता है। लेकिन प्राइवेट कंप्लेंट हर कोर्ट जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक कि प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट कोर्ट को लगे कि हाँ इसमें कुछ गलत हुआ है और यहाँ पे कुछ बदमाशी हुई है। और उसका जो मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त गुजरात से राकेश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। राकेश, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, सरकारी भर्ती में अन्याय हुआ हो तो हम कितने साल तक कोर्ट में जा सकते हैं? 2011 में मैंने आरटीआई किया था जी। 2008 में मुझे अन्याय हुआ है, तो मैंने 2011 में आरटीआई किया था। 2014 में फिर किया, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। तो सर अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है राकेश, बेहतर होगा कि जो भी इस केस से संबंधित कागजात आपके पास हैं उनकी कॉपी पहले आप हम तक भेज दें, तो ताकि केस को जानने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाएंगे, कोई सहायता आप तक पहुंचा पाए हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए। लेकिन सर एक मैं बात और जानना चाहूंगा जो राकेश ने बीच में उठाई थी, अगर कोई भी चीज़ आपके साथ अगर ऐसी होती है, घोटाला अगर कोई होता है, कुछ भी अगर आपके साथ कोई गलत होता है और आपको आरटीआई फाइल करनी है, तो कितने वक्त के अंतर आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं? कानून में प्रावधान है कि आरटीआई फाइल करने के 30 दिन के भीतर वहां से हमको रिपोर्ट मिलेगी। उस रिपोर्ट में वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई इस कई कारण से मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकता, आप अलग से परमिशन लेके आओ तभी मैं जानकारी दूंगा, या फिर वो जो डिटेल्स आप मांगे हैं डिटेल्स भी दे सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो उसके लिए एक प्रोविजन है और उस ऑर्डर को हम चैलेंज कर सकते हैं उसके ऊपरी जो फॉरम है। इंसिडेंट के कितने वक्त के अंदर हम लोग को आरटीआई फाइल करनी होगी? क्या ऐसे भी कोई टाइम बाउंडेशन है? नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप आरटीआई में फुल डिटेल्स के साथ फाइल करें, लेकिन वो रीजन देंगे। अगर वो नहीं देना चाहते तो मैं इस कारण से आपको आरटीआई में ये जानकारी नहीं दे सकता। ठीक है सर, वापस अपने विषय पर हम लोग लौटते हैं। हाँ जी। अगर किसी के साथ इलाज के दौरान कुछ मिसहैपनिंग होती है तो इस चीज़ को जब आप केस फाइल करेंगे तो डिटरमाइन कैसे किया जाएगा? उसके लिए आपको दोनों स्थिति होनी ज़रूरी है, जो शुरुआत में जब मरीज भर्ती हुआ था तब की और बाद वाली स्थिति। तो शुरुआती डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए हमारे पास, या फिर जब अस्पताल में किसी मरीज को भर्ती करा जाए तो क्या क्या डायग्नोसिस हम लोग को ले लेनी चाहिए? देखिए, जैसे एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, जी। फिर आपको लग रहा है कि इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा या मरीज में सुधार नहीं हो रही, तो आप उसको दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। तो दूसरे हॉस्पिटल ये बोलता है कि भाई आप बहुत लेट से आए, आप पहले जहाँ पे थे वहाँ पे आपकी पोजीशन और डैमेज हो गई है। तो अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि पहले हॉस्पिटल में जहाँ तक आप थे उस पूरी प्रोसेस में आपने क्या क्या ट्रीटमेंट कराया और क्या क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। और दूसरा हॉस्पिटल जो ये बता रहा है कि भाई पहले हॉस्पिटल में आप बहुत लेट से मेरे पास आए, तो ये चीज को आपको प्रूफ करना पड़ेगा और इसमें एक थर्ड ओपिनियन के साथ में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। जी सर, क्या ऐसा भी कोई रूल है या हॉस्पिटल बाउंड है इस चीज़ के लिए कि जिस वक्त मरीज हॉस्पिटल में भर्ती होता है, अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो उसकी उस वक्त क्या स्थिति है वो तमाम टेस्ट की कॉपी एक मरीज के परिजनों को दे, ताकि हम लोग बाद में कम से कम मैच कर सके पहले शुरुआती स्थिति क्या थी और बाद में स्थिति क्या बनी? बिल्कुल, ये एडमिशन के समय वो कई डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्म वगैरह होता है उसको फिलअप कराते हैं, उसमें लिखवाते हैं कि क्या आप शुगर पेशेंट है कि नहीं, अगर शुगर पेशेंट है तो कब से हैं और किस तरह की बीमारी आपके पास है। और अगर उसमें आपने कुछ गलत वहाँ पे लिख दिया या गलत कुछ साइन कर दिया तो वो बाद में उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। और बाद में अगर कुछ ऐसा पता चलता है कि ये गलत कारण के कारण ट्रीटमेंट गलत हो गया तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आपने जो फॉर्म में भरा है वही आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इस वक्त महाराष्ट्र से प्रदीप हमारे दर्शकों में जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? तो प्रदीप, आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी और बेहतर जानकारी आपको दी जाएगी। इस वक्त दिल्ली से विवेक शुक्ला हमारे दर्शक। शुक्ला जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? शुक्ला जी, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ जी, बोलिए। जी सर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, मैं एक ओला कैब का ड्राइवर हूँ जी सर। वो जो है बिना मतलब के हमारे 500 रुपये फाइन लगाते हैं। ये हफ्ते में 2,500 रुपये काट चुके हैं। मैं 100 नंबर पे कॉल करी थी, उन्होंने भी एफआईआर लॉन्च नहीं करी। उन्होंने कहा जो इनका ऑफिस है ना वहाँ जाकर उसके इलाके में थाने में एफआईआर दर्ज कराए।
तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, कहाँ पे इसका हल निकलेगा। नहीं, फाइन कौन लगाता है आपके ऊपर? कंपनी वाले, ओला कंपनी वाले लगाते हैं। हाँ, तो आपका जो शुरुआती जो अग्रीमेंट हुआ था, जो करार हुआ था, उसमें क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं जी। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर सर होगा शुक्ला जी कि जो शुरुआती तौर पर आपका जो अग्रीमेंट हुआ था कंपनी के साथ, उसकी एक कॉपी और साथ ही साथ जो फाइन अगर आप ऊपर लगाते हैं उसकी कोई रिसिप्ट भी वो देते होंगे, तो वो रिसिप्ट आप हम तक भेज दीजिए। साथ ही साथ जो आपने शिकायत दर्ज की है उसकी कॉपी आप हम तक भेज दीजिए। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे कि कोई सहायता आप लोग कर पाए। हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो जुड़ने के लिए। सर से एक बार मैं जानना चाहूंगा, जो कंज्यूमर फोरम की आपने बात की थी, कंज्यूमर को डिफाइन ऐसे भी किया गया है कानून के दौरान कि भाई अगर आपने कोई पेड सर्विस ली है, किसी सर्विस का आपने पे किया है, तब आप कंज्यूमर बनते हैं। कई जगह मेडिकल कैंप्स लगते हैं जहां पर फ्री चेकअप होता है, फ्री मुफ्त दवाएं दी जाती हैं, इलाज दिया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों की जैसे आंखें चेक करने के लिए, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए। तो उस दौरान अगर आपके साथ कोई सेहत के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो क्या उस वक्त भी हम लायबल होंगे कंज्यूमर फोरम में जा सकें? लेकिन क्योंकि फ्री कैंप पे आपने पे तो वहाँ पर नहीं किया। देखिए, फ्री कैंप में हम कंज्यूमर और हमारा रिलेशन तैयार नहीं होता है, और कानून में प्रोविजन है और इसमें जजमेंट भी आया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस जेपी शांता। उसमें ये क्लियर बोला गया है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें दो तरह के चेकअप चलती हैं, एक कॉस्ट फ्री, एक विथ कॉस्ट। तो उस अगर हम फ्री कॉस्ट में कराते हैं और वहाँ पे अगर कुछ इस तरह की नेग्लिजेंसी होती है तो वहाँ पे ये हमको एक्ट पूरा प्रोटेक्शन देता है, वहाँ पे हम कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो कैंप वगैरह चलते हैं, जो एनजीओ वगैरह चलाते हैं, उसमें उनका हमारा कंज्यूमर का कोई रिलेशन तैयार नहीं होता और हम इस कैटेगरी में नहीं आते। तो सर उस दौरान फिर मरीज क्या कर सकता है अगर उसका कुछ होता है तो? उस दौरान अगर मरीज को ऐसा कुछ लगता है कि कुछ गलत ट्रीटमेंट चला गया तो वो राइटिंग में कंप्लेन करेगा, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि उसने अपनी सही स्थिति पहले बताई थी कि नहीं बताई थी। क्योंकि ये जो कैंप वगैरह होते हैं ये एक दिन का या कुछ आवर्स के कैंप होते हैं, उसमें वो आई टेस्टिंग होता है या कोई डेंटिस्ट वगैरह का चेकअप वगैरह होता है, तो उसमें कोई मेजर ऑपरेशन नहीं होता, सिंपल कुछ दवाई वगैरह देना, इस तरह का काम होता है। तो उसमें आपका कंज्यूमर का रिलेशन तैयार नहीं होता। ठीक है सर, इस वक्त बदायूं से राजीव हमारे दर्शक। राजीव, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार राजीव। मैं बदायूं से बोल रहा हूँ सर। स्वास्थ्य से हटिए कोई सहायता कर सकते हैं हमारी आप? बिल्कुल सर, आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं। अपनी परेशानियां बताइए। मेरी एक बेटी को बस 8 महीने की 6 महीने पहले गाँव के 3 दबंग उठा के ले रहे थे सर। राजीव, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ दरअसल नहीं आ पा रही है, अपनी बात दोहराइए आप एक बार। मेरी एक बेटी को गाँव के 3 दबंग लोग उठा के ले रहे थे जी। मैंने थाने में FIR दर्ज कराई थी, FIR दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक दबाव में पैसे के भारी लेन देन में मेरी बेटी को बरामद नहीं कर रही है सर। जी, तो ये कब की बात है? वारदात कब की है? कानूनी सहायता लेना चाहता हूँ, पुलिस के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन हो जिससे राजेश, ये वारदात कब की है? ये वारदात साहब 13/8 की है सर। जी, 13/8/2016 की है सर। 13/8/2016 की वारदात है। उसके बाद आपने जो शिकायत दर्ज कराई उसकी कॉपी है आपके पास FIR की? हाँ, कॉपी है सर, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आ गया, तब भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है सर। उस आदेश की कॉपी है आपके पास? हाँ है सर। चलिए, बहुत बेहतर। शरद सर, क्या इनको करना चाहिए? इनके क्या प्रश्न क्या है? सर, इनकी बेटी को कुछ दबंग उठाकर ले गए थे, हाँ। जिसके बाद उन्होंने 13/8/2016 की वारदात है जब उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी उनके खिलाफ। शिकायत दर्ज होने के बाद कुछ पॉलिटिकल प्रेशर बना, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई आरोपियों के ऊपर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये गए तो वहां से भी आदेश आया उनके ऊपर कार्रवाई करने का, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। FIR की कॉपी और आदेश की कॉपी दोनों उनके पास है। राजू जी, ऐसा है, आप ना सबसे पहले कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडमेंट लगाइए कि मैं कंप्लेनेंट हूँ और जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है घटना, मैं उसका पिता हूँ और एज ए कंप्लेनेंट कोर्ट आपको इम्प्लीड करेगा और आप उस प्रोसीडिंग के साथ जुड़ोगे। और अगर उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से मान लीजिए कोई ढीला काम हो रहा है या उनकी तरफ से पूरा ठीक से काम वो नहीं कर पा रहे, तो उसी प्रोसीडिंग को आप आगे बढ़ा सकते हैं और कोर्ट आपको एज ए पार्टी इम्प्लीड करके, क्योंकि आप सब नेसेसरी पार्टी है, और उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग है आप कोर्ट के सामने शुरू कर सकते हैं। और उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से अगर कुछ गलती भी है तो वो आप कोर्ट के सामने हाईलाइट कर सकते हैं। सर, जो कोर्ट की तरफ से आदेश आया, क्या उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी ये लोग पिटीशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। और आप ये बोल सकते हैं कि भाई देखिए, जो आपने कोर्ट का ऑर्डर दिया वो नॉन कंप्लायंस हो रहा है, और उसके ऊपर वहाँ की जो अथॉरिटी है, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, कोर्ट उनको कॉल करेगा और उनसे जवाब मांगेगा। ठीक है सर, आप ये काम जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप तमाम चीज़ें हमें, अपने जो कागजात हैं वो आप हमें भेज भी सकते हैं। हमारे पास पहुंचने के बाद हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर तरह से हर संभव सहायता इस मामले में की जाए। कोई भी कानूनी दिक्कत आपको इस मामले में आती है तो हम आपके साथ मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी सहायता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। कर्नाटक से अब्दुल वाहिद हमारे दर्शक। अब्दुल, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं?
हेलो जी अब्दुल सर, मैं मशहूर से बात कर रहा हूँ जी एक बोर्ड के बारे में एक जानकारी चाहिए था। जी ये जो मस्जिद होती है ना, उसमें मैनेजिंग कमेटी के लिए इलेक्शन होता है, जी इलेक्शन करवाए हैं। अभी मैनेजिंग कमेटी के लिए जब इलेक्शन होता है तो वहाँ के स्टाफ को चेंज करने का उनको हक बनेगा क्या, नहीं बनेगा? अब्दुल, आपकी आवाज़ दरअसल हम तक बहुत साफ पहुंच नहीं पा रही है। आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम आपको जल्द कॉल करेगी, आपकी समस्या सुनकर बेहतर सहायता आपकी जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग जुड़ने के लिए। सर, मेडिकल नेग्लिजेंस की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉम्पनसेशन में कैसे निर्धारण होता है कि मतलब अगर किसी का अंग भंग होता है तो अंग भंग की वजह से उसकी दैनिक दिनचर्या पर प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या ये भी एक आधार माना जाता है? किसी की मृत्यु होती है तो परिवार के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा? क्या ये आधार होते हैं कॉम्पनसेशन के लिए, मुआवजे के लिए? कंपनसेशन में हर एक चीज़ का अलग अलग एक बेसिस है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होना जी। चाहिए। जैसे अंग भंग है तो उसमें अगर वो बाद में क्या काम करने लायक रहे कि नहीं रहे, या टोटली डिपेंडेंट हो गए, वो एक कारण हो सकता है। या वो घर के सोल अर्निंग मेंबर है तो उनके बाद कितने लोग डिपेंडेंट हैं उनके, वो एक निर्णय हो सकता है। और या फिर अगर उनकी डेथ हो गई है तो डेथ में जैसे अगर किसी व्यक्ति की 30 साल में डेथ हो गई और उसकी आयु हम मानते हैं कि वो 70 तक हो सकती थी, तो 40 साल में उसका लॉस ऑफ अर्निंग वो भी एक माध्यम हो सकता है कैलकुलेशन करने का, कि अगर वो 40 साल अगर जीवित रहता तो उसकी अर्निंग ये रहती। तो कई माध्यम है, आप उसको कैलकुलेशन में अपनी दे सकते हैं और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका कितना जेन्युइन है और कितना जेन्युइन नहीं है। सामने वाली पार्टी के आपस में दोनों की बहस होगी, दोनों का एफिडेविट फाइल होगा, डॉक्यूमेंट फाइल होगा और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कोर्ट निर्णय करेगा। ठीक है, इस वक्त सर हाथरस से सचिन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सचिन, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार सर, एक्चुअली मैंने हरियाणा विद्युत विभाग का एई का फॉर्म भरा था जी 2015 में, और मेरा फॉर्म सबमिट हुआ, सब कुछ सही था, और मैंने उनसे रेटिंग के लिए ईमेल किया हरियाणा विद्युत विभाग से, तो उनका रिप्लाई आया कि हम आपको इंटीमेट कर देंगे जब आपका रिटर्न। सचिन, बहुत साफ दरअसल आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको कॉल करेगी और यकीन रखिएगा बेहतर सहायता आपकी हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। शरद सर, एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान, कोई मरीज किसी मेजर ऑपरेशन से गुजरता है तो उस वक्त अलग अलग ट्रेड के डॉक्टर्स की टीम वहाँ पूरी रहती है। एनेस्थीसिया वाले भी होते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी होते हैं, जनरल चेकअप के डॉक्टर भी होते हैं, उस पार्ट के स्पेशलाइज डॉक्टर भी रहते हैं, नर्सेज का भी पूरा डिपार्टमेंट वहाँ पर रहता है, पूरा क्रू वहाँ पर रहता है। तो ऐसे में अगर कोई लापरवाही अगर होती है तो और बाद में शिकायत की जाती है तो कैसे जांच बैठाई जाएगी, कैसे ये चीज़ एनालाइज की जाएगी कि गलती किस तरफ से रही? क्या पूरे क्रू को उसकी सज़ा मिलेगी, पूरे हॉस्पिटल को सज़ा मिलेगी, या फिर इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे? वहाँ पे अगर एक टीम वर्क होता है तो उस टीम वर्क में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हॉस्पिटल की होती है कि वो सब हॉस्पिटल के अंडर में काम कर रहे हैं। वहाँ पे इंडिविजुअल लायबिलिटी नहीं आती, तो वो जो भी होगा केस फाइल होगा हॉस्पिटल के ऊपर होगा और हॉस्पिटल जाके कोर्ट में जवाब देगा कि भाई किस तरफ से, किस टीम की तरफ से गलती हुई। तो वहाँ इंडिविजुअल आदमी को आप टारगेट करके किसी के ऊपर दोषी नहीं लगा सकते जी। और किसी हॉस्पिटल में ऐसा कुछ होता है तो पहले शिकायत, अगर हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो पहले शिकायत हॉस्पिटल के पास की जाए या फिर मेडिकल काउंसिल में जाके की जाए, कहाँ की जाए? सबसे पहले कंप्लेन हॉस्पिटल पे होगी कि भाई आपकी तरफ से ये नेग्लिजेंसी हुई है, और वो पहले एक कंप्लेन होगी मेडिकल बोर्ड में कि भाई इस हॉस्पिटल में हमने ये काम हुआ था और इसमें ये नेग्लिजेंसी हुई है, और वो सारी रिपोर्ट आने के बाद आप एक केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट के सामने और उसमें आप बता सकते हैं कि देखिए मेडिकल बोर्ड में ये निर्णय हुआ। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मेडिकल बोर्ड में वो खाली डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड कर सकते हैं, वो कोई आपको सिविल लायबिलिटी का अमाउंट वगैरह नहीं दिला सकते जी। और एक साथ साथ आजकल ये भी क्या हो रहा है कि जो जैसे आपको डॉक्टर लोग थोड़ा सचेत हो गए हैं, इसीलिए वो आप कोई ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वो सेकंड ओपिनियन भी लेते हैं, दो बार लैब से रिपोर्ट भी करवाते हैं कि भाई आजकल जो इतने उनके कंप्लेंट के केस आ रहे हैं वो एकदम सावधानी से अपना प्रोफेशन का काम करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, इसमें सजा के प्रावधान क्या है अगर मेडिकल नेग्लिजेंस किसी भी मोड पर अगर होती है तो? इसमें सिविल लायबिलिटी है। सिविल लायबिलिटी जो अमाउंट अगर कोर्ट तय करता है, तो अगर एक कोर्ट से तय हो गया डिस्ट्रिक्ट फोरम से, तो उसको आप स्टेट में चैलेंज करेंगे, स्टेट के बाद नेशनल कमीशन में चैलेंज करेंगे, और वो जो अमाउंट तय होता है और उसके बाद अगर वो डॉक्टर नहीं देता तो आप उसकी प्रॉपर्टी से उसको अटैच कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग हम कर सकते हैं उस अमाउंट को लेके। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में तो उसको कन्विक्शन वगैरह जो भी कोर्ट अगर लगेगा कि भाई इसमें मेंशरिया था, इंटेंशनली डॉक्टर ने इस तरह की बदमाशी की है और क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है, तो उसके ऊपर कन्विक्शन है। ठीक है, तो इस वक्त गोरखपुर से अनूप हमारे दर्शक। अनूप, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं?
जी सर, हम बताना चाहेंगे जैसे हमारे तमाम गांव में जैसे गलत नंबर आते हैं, गलत नंबर लग जाते हैं, उनसे गंदी बातें करते हैं लोग जी। और बताते हैं। इन सब का कंप्लेन हम कैसे कर सकें? हाँ, ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ सर। इनका सवाल जुड़ा हुआ है इस चीज़ से कि अगर कोई रैंडम किसी नंबर पर फ़ोन करके कुछ अश्लील बातें करता है, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो उसकी शिकायत कहाँ पर दर्ज कर सकते हैं? उसको आप ऐसा कीजिए, आप अंडर द आईपीसी कई नए सेक्शन इंसर्ट हुए हैं 2013 के जो अमेंडमेंट हुआ है क्रिमिनल लॉ में, उसमें आप लोकल जो पुलिस है वहाँ पे आप कंप्लेन फाइल कीजिए, वहाँ पे वो ट्रेस आउट कर लेंगे कि ये नंबर कहाँ से आया और उस नंबर के बेसिस पे वो एक्शन ले लेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर सहायता आपको मिली है इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका भी हमको जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी का मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में देने के लिए और दर्शकों की समस्याओं को बेहतर तरीके से निपटाने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन का इस इनिशिएटिव का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से और सही समय पर न्याय मिले। इस मामले में अगर आपके सामने कभी भी कोई भी कानूनी समस्या आती है, कोई भी अड़चन आती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए हर तरह की निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।